माननीय योगी आदित्यनाथ एक मठ के साधु थे, सन्यासी थे, हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति, ईश्वर की आराधना करने वाला राजनीति में नहीं आता। यानी सारी शक्तियाँ अगर कहीं हैं तो राजनीति में है। अगर आप चाहते हैं इस राज्य में बदलाव हो, देश में बदलाव हो, तो भैया आपको नीति बनाने के लिए राजनीति का भाग होना पड़ेगा। और प्रयास रहेगा 2024 के चुनाव में कम से कम 10-5 ऐसे नौजवान चेहरों को चुना जाए जो सदन के भीतर हमारी बातों को मजबूती से सड़क पे रखने वाले बहुत सारे नौजवान हैं। अब देख सकते हैं अब तो लड़कियां भी बोलने लगी हैं, लड़ने लगी हैं, एफआईआर उन पर भी होने लगा है, जेल जाने लगी हैं। मंत्री सबको धोती खोल खोल के मारेंगे और भगाएंगे। क्या आसाम में कुछ हुआ था उस टाइप का घटना को थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं? आसाम में मैंने दावे के साथ कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव भले पूरे झारखंड में असर दिखे या ना दिखे, कोयलांचल जो है दामोदर नदी का जो किनारा है उसके दोनों छोर आपको इसका बदलाव दिखेगा। और उदाहरण सामने है, विधायकों का गांव में एंट्री बंद है, देख सकते हैं किस प्रकार उन्हें सामना करना पड़ता है विरोध का, तो निश्चय बदलाव दिखेगा। कमीशन नहीं, पहले तो कमीशन गाड़ी में लेता था कि जे को गाड़ी निकलेगा हमको 1000 रुपया देना होगा। अब उन लोग पार्टनरशिप में माइंस चला रहा है। अब डीसी की बात कर रहे हैं, बड़ा बाबू बागमारा में जो भी बड़ा बाबू लोग कोल माइंस में हैं उन लोग पार्टनरशिप में माइंस चला रहा है। तो इसीलिए मतलब को डर नहीं लगता है? आप बड़े नाम लेकर के बोल देते हैं कि ये इतना पैसा ले रहा है, इतने पैसा ले रहा है, एलिगेशन लगा देते हैं। अरे डरते तो आंदोलन में नहीं आते हैं। ब्लू रंग की स्याही डालने लगाने के बाद जो मतदान करते हैं उसके महत्व को, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को समझ जाएंगे, उस दिन ये हुक्मरान बैकफुट पर आएंगे। लेकिन वे जानते हैं कि झारखंड टुकड़ों में बटा हुआ है, झारखंड भौगोलिक दृष्टिकोण से एक नहीं है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक नहीं है, भाषाई दृष्टिकोण से एक नहीं है। तो इन अलग अलग लोगों को उन्होंने अलग थलग करके रखा है। तो जिस दिन ये लोग कम से कम पॉलिटिकली दृष्टिकोण से एक हो जाएंगे और इस बात को समझने लगेंगे कि इस राज्य के साथ क्या घाटा हो रहा है, तो मेरा मानना उस दिन बदलाव आएगा। तो इनको डर नहीं है। गवर्नमेंट में लोगों की मांग को मानना ही लोकतंत्र है। हम लोग कोई गलत मांग नहीं मांग रहे हैं। बहुत करोड़ों की आबादी जिस मांग को मांग रहे हैं उनकी भावनाओं को मानते हुए बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से झारखंड एकमात्र नहीं है, एक दिन मौत सबको आएगी। राज्य हमारा है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, इस राज्य के लिए रक्त बहाया है और हम भी एक शहीद पिता का पुत्र हैं। राज्य के लिए मेरे पिताजी का बलिदान हुआ है। डरते तो बिल्कुल भी नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा और सामना करने के लिए तैयार हैं और 1.5 साल से कर रहे हैं। दर्जनों केस मुकदमे, और कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन मिला कि थाना में जब हमारी एंट्री होती है तो बड़ा बाबू वहाँ नजर ही नहीं आते हैं। तो डर भाई तो समाप्त हो चुका है और हम लोग अपने लिए नहीं, अपने राज्य के हितार्थ के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन होता है और उस संशोधन प्रक्रिया के अनुसार 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए CNT कानून के 3 अध्याय, अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 18 को CNT कानून का अनुसूची 9 में शामिल किया गया। अनुसूची 9 का मतलब है वहाँ न्यायालय भी चुनौती नहीं दे सकती है। तो ऐसे हो चुका है, ऐसा हम लोग कोई नया कानून नहीं मांग रहे हैं। और तमिलनाडु में, गुजरात से, राजस्थान से बहुत सारे जैन समुदाय के लोग हमसे मिलने आए, उनसे भी वार्ता हुई। बोले देखिए जैसी स्थिति पहले चल रही थी चलने दीजिए, आपका परिसर जो पवित्रता है उसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे, आपकी आस्था का हम लोग सम्मान रखेंगे। बाकी पारसनाथ पहाड़ सबका है, हमारा भी आस्था है, हमारे भी देता भूता वहाँ है, हमारा भी जीवन शैली वहाँ पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल पारसनाथ का मुद्दा इसलिए शांत है क्योंकि जो पहले की स्थिति है वही स्थिति करते हैं। पारसनाथ का मुद्दा इतना गर्म हो गया था, लग रहा था कि मार देगा काट देगा, इतना गर्म हो जाता है मुद्दा, फिर अचानक इतना मतलब हिडन कहाँ से हो जाता है, फिर 2 दिन के लिए गर्म होता है फिर शांत हो जाता है। पारसनाथ का मुद्दा आज कोई बात नहीं कर रहा। पारसनाथ क्यों बात करेंगे जब पारसनाथ का मुद्दा, जब मैटर हम लोग के पक्ष में, क्यों बात करेंगे? बात किसी भी मुद्दा, अच्छा भी बात कीजिए। अब हम सड़क जाम करके क्या करेंगे? जब पप्पू महतो को नियोजन प्रोवाइड हो चुका है, जब 15 लाख उनके अकाउंट में आ चुके हैं, तब हम सड़क जाम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पारसनाथ का जो मुद्दा है, पहले आप लोग जाके पहले पता कीजिए, पारसनाथ का जो मुद्दा था वो एक माना धर्म के पक्ष में जा रहा था कि वहाँ किसी भी प्रकार से बाकी लोग नहीं जा सकते, जबकि उनका क्या इतिहास है भाई? गाँव हमारा है, पारसनाथ हमारा है, उस गाँव के इर्द गिर्द सारे गाँव हमारे हैं उस पहाड़ के। तो चंद लोगों के लिए आप उस नियम का फरमान जारी नहीं कर सकते। तो फिलहाल गुजरात से, राजस्थान से बहुत सारे जैन समुदाय के लोग हमसे मिलने आए, उनसे भी वार्ता हुई। बोले देखिए जैसी स्थिति पहले चल रही थी चलने दीजिए, आपका परिसर जो पवित्रता है उसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे, आपकी आस्था का हम लोग सम्मान रखेंगे। बाकी पारसनाथ पहाड़ सबका है, हमारा भी आस्था है, हमारे भी देता भूता वहाँ है, हमारा भी जीवन शैली वहाँ पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल पारसनाथ का मुद्दा इसलिए शांत है क्योंकि जो पहले की स्थिति है वही स्थिति से पारसनाथ चल रहा है। अच्छा, आप अच्छा से एक्सप्लेन करके बताइए तो, क्योंकि आप बार बार अपने भाषण में बोलते हैं कि जितना भी विधायक मंत्री सबको धोती खोल खोल के मारेंगे और भगाएंगे। क्या आसाम में कुछ हुआ था उस टाइप का घटना को थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं? आसाम में एक घटना ऐसी घटी थी कि उस समय जो आसाम के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन ज़मीनों को आसाम की गवर्नमेंट ने पड़ोसी राज्यों को देने की बात कही थी। तो उस समय आसाम में तमाम विधायकों को मैंने जो हम स्टेटमेंट में कहते हैं उनको काफ़ी बुरी तरह से पीटा था। उसके बाद वो दिल्ली भागे और दिल्ली से कभी आसाम रिटर्न नहीं जा पाए। ये शायद 1985 के आसपास की घटना है और उस समय लगभग सड़कों पर छात्र आए और उस समय एक गवर्नमेंट नई बनी थी आसाम में जिसका शीर्षक था कुंवारों की सरकार। अच्छा। तो ये सच्चाई है, ये कोई भाषणों में हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये आसाम में ये घटना घट चुकी है।
अच्छा, आप 1932 खतियान का लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम जितने भी झारखंड को अलग राज्य कर दे, चाहे APSU चाहे JMM हो, ये सब पार्टी है कि झारखंड राज्य का अलग आंदोलन का मांग किया था, लेकिन ये सब 1932 खतियान लागू नहीं करा पा रहा है। तो क्या जयराम महतो के पास में क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या ऐसा मतलब आइडियोलॉजी है कि वो 1932 खतियान को अगर सत्ता में आते हैं आने वाले दिन में तो वो मतलब कुछ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल सत्ता के बारे में कोई सोचे नहीं, हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग आंदोलन के बारे में सोचे थे। लेकिन ये भी है, आज बहुत बड़ी आबादी सड़कों पर है, लाठियां खा रही है, जेल जा रही है, तो हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म के बढ़ना पड़ेगा। देखिए, विशेष कुछ नहीं, लॉजिक होना चाहिए। आज जो लोग ये दलील देते हैं कि 1932 जो खतियान की हम लोग बात करते हैं वो अंग्रेजों के टाइम ऑफ पीरियड का है, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि अंग्रेजों के टाइम ऑफ पीरियड का 1908 का भी कानून है, जो CNT हमारा कानून है वो 1908 का है। और उस कानून को भारतीय संविधान आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन होता है और उस संशोधन प्रक्रिया के अनुसार 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए CNT कानून के 3 अध्याय, अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 18 को CNT कानून का अनुसूची 9 में शामिल किया गया। अनुसूची 9 का मतलब है वहाँ न्यायालय भी चुनौती नहीं दे सकती है, तो ये से हो चुका है। ऐसा हम लोग कोई नया कानून नहीं मांग रहे हैं। और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का एक मामला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था कि जल्लीकट्टू चूँकि इसमें बुल फाइट्स टाइप का होता था, तो उस पर प्रतिबंध लगा। तो फिर तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्माण नहीं हुआ था, जब भारत सरकार नहीं बनी थी, तब हमारा ये परंपरा है, ये हमारे 4000 साल पहले की परंपरा है, अतः आपके फरमान से हम इसे बंद नहीं कर सकते। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में क्या है कि लोग अभी भी जाग नहीं पाए। फ्री में कोटा का चावल मिलता है, इनको सोचता है कि दुनिया यहीं तक है। तो जिस दिन ये लोग भूखे हो जाएंगे उस दिन सिंहासन को निगलने के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल झारखंड के लोगों को पेट में थोड़ा सा अनाज है, फ्री में चावल मिलता है, और इस कारण इन्हें आभास नहीं हो रहा है कि इनके साथ घट क्या रहा है। जिस दिन ये भूखे लोग एनालिसिस कर लेंगे और अपने आप को जान लेंगे कि हमारे साथ नुकसान क्या है, ये लोग निश्चय ही सड़कों पर आएंगे। और हम तो बार बार कहते हैं, अपने हर संबोधन में कहते हैं कि जिस दिन हमारी 1% आबादी विधानसभा को घेर कर खड़ी हो जाएगी, उस दिन उनका बाप रूल बना के बाहर आएगा। एकजुटता का अभाव है। हमारे नीति को खारिज हाईकोर्ट ने किया। अरे इस देश में सुप्रीम कोर्ट को झुकते हुए देखा है। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही लाइन कहा है, लोकतंत्र में लोगों की मांग को मानना ही लोकतंत्र है। हम लोग कोई गलत मांग नहीं मांग रहे हैं। बहुत करोड़ों की आबादी जिस मांग को मांग रहे हैं, उनकी भावनाओं को मानते हुए बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से झारखंड एकमात्र राज्य, देखिए तमाम आप रोज़ पढ़ते हैं यहाँ के IAS IPS के घर छापा होता है, करोड़ों रुपए बरामद किए जाते हैं, तो ये केवल लूट मचा है। और इसे रोकने के लिए थोड़ा सा बुद्धिजीवी अभी न्यूज़ आया कि छवि रंजन जो DC थे रांची को, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया ED के द्वारा। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब DC तो यहाँ बड़ा बाबू लोग पे जांच करेगा तो बड़ा लाभ। अभी बागमारा क्षेत्र जाइए ना, बागमारा क्षेत्र में जो भी कोल ब्लॉक्स के सामने थाना प्रभारी हैं, मतलब कमीशन नहीं, पहले तो कमीशन गाड़ी में लेता था कि जे को गाड़ी निकलेगा हमको 1000 रुपया देना होगा। अब उन लोग पार्टनरशिप में माइंस चला रहा है। अब DC की बात कर रहे हैं, बड़ा बाबू बागमारा में जो भी बड़ा बाबू लोग कोल माइंस में हैं, उन लोग पार्टनरशिप में माइंस चला रहा है। तो इसीलिए हम तो को डर नहीं लगता है? आप बड़े नाम लेकर के बोल देते हैं कि ये इतना पैसा ले रहा है, इतने पैसा ले रहा है, एलिगेशन लगा देते हैं। अरे डरते तो आंदोलन में नहीं आते हैं। डर नहीं है, एक दिन मौत सबको आएगी। राज्य हमारा है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, इस राज्य के लिए रक्त बहाया है, और हम भी एक शहीद पिता का पुत्र हैं। राज्य के लिए मेरे पिताजी का बलिदान हुआ है। डरते तो बिल्कुल भी नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, और सामना करने के लिए तैयार हैं। और 1.5 साल से कर रहे हैं, दर्जनों केस मुकदमे। और कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन मिला कि थाना में जब हमारी एंट्री होती है तो बड़ा बाबू वहाँ नजर ही नहीं आते हैं। तो डर भाई तो समाप्त हो चुका है, और हम लोग अपने लिए नहीं, अपने राज्य के हितार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, APSU BJP की जो सरकार थी वो 60-40 की नियोजन नीति का कॉन्सेप्ट लेकर के आती है, और सरकार उसी के विचारधारा के मतलब अनुकूल नहीं हो पाती है, इसलिए वो सरकार बदली जाती है। और सरकार अभी उसी 60-40 नियोजन नीति के आधार पर ही जो है कि वैकेंसी निकाल रही है। अभी टोटल 10-12 वैकेंसी आ चुका है, आने वाला है, मई से फॉर्म भराएगा। तो क्या कहेंगे, सरकारी लड़का झारखंड का लड़का लोग तैयारी करेगा कि आंदोलन करेगा? क्योंकि आंदोलन जब करता है तो वहाँ पे फर्जी केस कर दिया जाता है। आपने झारखंड बंद भी करा दिया, 5 लाख ट्वीट भी करा दिया, लेकिन सरकार मानने वाली नहीं है। देखिए सरकार, सही बात, 5 लाख का ट्वीट था। भारत देश में उस दिन नंबर 1 पर हम लोग का ट्वीट था। 60-40 नहीं चलता, ये ट्वीट लगभग 5 लाख से प्लस था, 5,72,000 था, यानी इंडिया में वो टॉप मोस्ट में था। और उसके बाद 3 दिन का हम लोग का महा आंदोलन रहा, जिसमें 1 दिन बंदी भी रही। कुल मिलाकर स्टूडेंट होने के नाते, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हम लोग, ना कोई हम लोग को बैक सपोर्ट है, एक स्टूडेंट होने के नाते इस राज्य में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए हैं। अब सवाल बनता है कि इसके बावजूद गवर्नमेंट झुक क्यों नहीं रही? तो इसका सीधा उत्तर है, 2024 का चुनाव जैसे आएगा, गवर्नमेंट्स को पता है कि झारखंडी लोगों का ख्वाहिश शिक्षा नहीं है, इनका ख्वाहिश अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, इनका ख्वाहिश नियोजन नहीं है, इनका ख्वाहिश है चखना दारू मुर्गा, वो शाम को रात को मिल जाएगा। तो जिस दिन हमारे लोग
अपने इस हाथ में ब्लू रंग की स्याही डालने लगाने के बाद जो मतदान करते हैं उसके महत्व को, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को समझ जाएंगे, उस दिन ये हुक्मरान बैकफुट पर आएंगे। लेकिन वे जानते हैं कि झारखंड टुकड़ों में बटा हुआ है, झारखंड भौगोलिक दृष्टिकोण से एक नहीं है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक नहीं है, भाषाई दृष्टिकोण से एक नहीं है। तो इन अलग अलग लोगों को उन्होंने अलग थलग करके रखा है। तो जिस दिन ये लोग कम से कम पॉलिटिकली दृष्टिकोण से एक हो जाएंगे और इस बात को समझने लगेंगे कि इस राज्य के साथ क्या घाटा हो रहा है, तो मेरा मानना उस दिन बदलाव आएगा। तो इनको डर नहीं है, गवर्नमेंट को डर नहीं है, वो जानती है कि ये लोग वोट का महत्व नहीं जानते हैं। तो जिस दिन हम लोग अभी प्रयास यही कर रहे हैं और अच्छा बदलाव आ रहा है। आप मोटा मोटी आपको हम मैंने दावे के साथ कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव भले पूरे झारखंड में असर दिखे या ना दिखे, कोयलांचल जो है दामोदर नदी का जो किनारा है उसके दोनों छोर आपको इसका बदलाव दिखेगा। और उदाहरण सामने है, विधायकों का गांव में एंट्री बंद है, देख सकते हैं किस प्रकार उन्हें सामना करना पड़ता है विरोध का। तो निश्चय ही बदलाव दिखेगा और इस बदलाव को एक दिन पूरा राज्य एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ी क्रांति हुई झारखंड राज्य में कोयलांचल की माटी से हुई है। ये कोयलांचल की माटी में केवल अंदर कोयले में आग नहीं लगती है, लोगों के दिलों में भी आग लगती है। और भाषा के आंदोलन ने इस बात को दिखाया। 5 लाख लोग जब मानव श्रृंखला में रोड पर खड़े हुए तो इस बात को सच्चाई सामने आने का काम हुआ है। अच्छा, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए जयराम महतो आगे आ रहे हैं क्या? देखिए, अभी तक तो कहा नहीं जा सकता है। अभी तक हम लोग छात्र हैं, अभी हमारा PhD का कोर्स पूरा नहीं हुआ है और हम लोग चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यदि आप आज के डेट में शक्ति अगर कहीं है तो लोकतंत्र में है। वरना माननीय योगी आदित्यनाथ एक मठ के साधु थे, सन्यासी थे, हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति, ईश्वर की आराधना करने वाला राजनीति में नहीं आता। यानी सारी शक्तियाँ अगर कहीं हैं तो राजनीति में है। अगर आप चाहते हैं इस राज्य में बदलाव हो, देश में बदलाव हो, तो भैया आपको नीति बनाने के लिए राजनीति का भाग होना पड़ेगा। और प्रयास रहेगा 2024 के चुनाव में कम से कम 10-5 ऐसे नौजवान चेहरों को चुना जाए जो सदन के भीतर हमारी बातों को मजबूती से सड़क पे रखने वाले बहुत सारे नौजवान हैं। अब देख सकते हैं, अब तो लड़कियां भी बोलने लगी हैं, लड़ने लगी हैं, FIR उन पर भी होने लगा है, जेल जाने लगी हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं सड़क पे ही बोलने वाला नहीं, सदन के भीतर बोलने वाले हों। ये 24 में हम लोग का प्रयास रहेगा। अच्छा जयराम महतो, राज्य स्तर पर ही दिखेंगे कि कुछ नेशनल लेवल पर दिखेंगे, राज्य देश भर में कुछ दिखेंगे वैसा आंदोलन करते हुए? क्योंकि देश भर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं विभिन्न जगहों में। देखिए, सबसे पहला बात, हम लोग की भाषा में कहावत है, घर है बाबू तो बाहर है बाबू। तो पहले घर तो संभाल लीजिए, फिर देश का देखा जाएगा। जोहर, धन्यवाद। धन्यवाद।